वेलकम टू ऑल ऑफ यू। ITI इलेक्ट्रीशियन एकेडमी सुल्तानपुर के ऑनलाइन चैनल पर मैं SK वर्मा आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जो पिछली क्लास निकली है उसमें बताया गया है कि सर्वप्रथम अपनी सुरक्षा करें, उसके बाद मशीन की सुरक्षा करें, उसके बाद कार्यखंड यानी कि जॉब की सुरक्षा करें। तब आज की क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे कार्यशाला सुरक्षा, फैक्ट्री सेफ्टी के बारे में। फैक्ट्री सेफ्टी, ठीक, फैक्ट्री सेफ्टी यानी कि कार्यशाला सुरक्षा। चलो इस पर क्या चर्चा करेंगे। तो जो नए छात्र देख रहे हैं उनके लिए जानकारी दे दूं कि जो टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूं उस टॉपिक का फोटो व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। तो जो बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना चाहते हों वो जो है इस नंबर पर मैसेज कर दें। इस नंबर पर मैसेज कर दें तो क्या होगा कि जो टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ उस टॉपिक की फ़ोटो कॉपी वहाँ पर उपलब्ध करा दूंगा, क्योंकि एक एक चीज़ें लिखा नहीं जा सकता है। अरिहंत प्रकाशन की बुक का अध्ययन किया जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। कार्यशाला सुरक्षा, फैक्ट्री सेफ्टी के बारे में क्या क्या बताया गया है। जो मेन पॉइंट्स हैं सबको पढ़ दे रहा हूँ। जो मेन बातें रहेंगी वो सब आपसे डिस्कस कर लिया जाएगा। पहला है, हम जानते हैं कि कार्यशाला में अधिकतर मशीनें वैद्युतिक सप्लाई पर प्रचालित होती हैं। यानी कि ये बोल रहे हैं कि हम जानते हैं कि कार्यशाला में जो भी मशीनें होती हैं वो इलेक्ट्रिकल सप्लाई पर चलती हैं। ठीक है, वैद्युतिक सप्लाई AC तथा DC दो प्रकार की होती है। ये भी आपको पता है कि बिजली दो प्रकार की होती है, वो होती है एक AC और एक DC। अच्छा, AC का मतलब अल्टरनेटिंग करंट और DC का मतलब डायरेक्ट करंट। जो नए छात्र हैं वो यहाँ पर नोट कर लें इन बात को। AC का मतलब अल्टरनेटिंग करंट और DC का मतलब डायरेक्ट करंट। और डायरेक्ट करंट। अल्टरनेटिंग करंट को हिंदी में बोला जाता है, इसको हिंदी में बोला जाता है प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा। और जो आपका डायरेक्ट करंट है DC, इसको बोला जाता है दिष्ट धारा। दिष्ट धारा, ठीक है। इतना बात यहाँ ध्यान रखिए। बाकी फिर अल्टरनेटिंग करंट क्या है, डायरेक्ट करंट क्या है, इन सब के बारे में आगे चैप्टर आएगा तो वहाँ बताया जाएगा। अभी इतना जान लीजिए कि बिजली दो प्रकार की होती है, एक AC होती है, एक DC होती है। AC को अल्टरनेटिंग करंट बोला जाता है, DC को डायरेक्ट करंट बोला जाता है। हिंदी में इसका नाम जान लीजिए प्रत्यावर्ती धारा, और DC का हो गया दिष्ट धारा। चलो इसके बाद है, यह सप्लाई एक निश्चित मान से ज़्यादा होने पर कार्यशाला में कार्य कर रहे कारीगर तथा मशीन दोनों के लिए खतरनाक होती है। ठीक है, अतः यह आवश्यक है कि कार्यशाला में वैद्युतिक उपकरणों या मशीनों के साथ कार्य कर रहे कारीगरों को इससे होने वाली दुर्घटनाओं का भी ज्ञान हो, ताकि उपयुक्त सुरक्षा अपनाकर दुर्घटनाओं से बचा जा सके। अतः कार्यशाला सुरक्षा के लिए निम्न बातों को ध्यान में रखना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि जो भी व्यक्ति कार्यशाला में कार्य कर रहे हैं, किसी इलेक्ट्रिक मशीन पर काम कर रहे हैं, किसी ऐसी मशीन पर काम कर रहे हैं जो बिजली से चलती है, तो उस व्यक्ति को बिजली से होने वाले खतरों के बारे में पूर्ण जानकारी होना चाहिए और उससे कैसे बचाव किया जा सके, ये सब बातें उसको पता होनी चाहिए। तो देखो ये बता रहे हैं कि कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1, कार्यशाला में कार्य करते समय उपयुक्त वैयक्तिक रक्षक उपकरण यानी कि पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है,
चलिए बता रहा हूँ आपको। PPE इसका फुल फॉर्म होता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। तो ये कह रहे हैं कि कार्यशाला में कार्य करते समय PPE का प्रयोग करना चाहिए, यानी कि उपयुक्त वैयक्तिक सुरक्षा उपकरण। तो PPE में क्या आएगा भाई? पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट में क्या चीज़ें आएंगी? आप कार्यशाला में काम कर रहे हैं, फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, तो जिस तरह का आपका वर्क है, डिपेंड करेगा नेचर ऑफ वर्क के अकॉर्डिंग आप अपनी सुरक्षा के लिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो पहन लीजिए। जैसे हाथ में दस्ताने पहन लीजिए अगर ज़रूरत है तो, आँखों में ज़रूरत है तो चश्मे पहन लीजिए, कान में ज़रूरत है तो ईयर प्लग लगा लीजिए, नाक में ज़रूरत है तो मास्क लगा लीजिए, यानी कि जहाँ जैसा खतरा हो, ठीक है, उस तरह का PPE इक्विपमेंट प्रयोग करना चाहिए। पोल पर चढ़ रहे हों तो सीट बेल्ट वगैरह जो है बांध लीजिए, उसको बोलते हैं हार्नेस, सेफ्टी हार्नेस, जो हम लोग बांधते हैं ना, ऐसे कमर में बांध लेते हैं, ऐसे जंघे में फंसा लेंगे, उसके बाद कमर में फंसा लेंगे, फिर यहाँ दोनों शोल्डर फंसा लेंगे, उसके बाद एक हुक रहेगा, हुक को कहीं पर फंसा के टांग देंगे, ठीक है, उसको बोला जाता है सेफ्टी हार्नेस। तो सेफ्टी हार्नेस पहन लेना चाहिए। चलिए इसके बाद क्या है, दूसरा पॉइंट है प्रशिक्षु को हमेशा अचालक कवर युक्त वैद्युतिक औजार या पावर लीड का प्रयोग करना चाहिए। इनका कहने का मतलब है कि जो भी इलेक्ट्रिकल लीड वगैरह हम लोग, जैसे तार होता है, लीड लगाते हैं प्लग सॉकेट में, फिर निकालते हैं, तो वो सब जो है अच्छी तरह से इंसुलेट हो, उसका आइसोलेशन जो है वो मजबूत हो, मजबूत इंसुलेटर हो, ऐसा ना हो कि वीक हो, चिटका उटका हो। कभी कभी होता है ना, जब ज़्यादा पुराना तार हो जाता है जगह जगह से चिटक जाता है, फिर उसके बाद क्या है, आप पकड़ के निकाल रहे हैं और वो टूट गया, आपके हाथ में विद्युत सप्लाई लग गई तो झटका लग जाएगा। दूसरा पॉइंट है विद्युत प्रचालित उपकरणों को नंगे हाथों अथवा इंसुलेशन रहित औजारों से नहीं छूना चाहिए। नंगे भाई, कोई भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है, अगर वह उस समय वर्किंग कंडीशन में है, यानी कि वो चल रहा है, तो नंगे हाथ से तो बिल्कुल नहीं छूना चाहिए। अगर छूना है तो ग्लास से पहन लीजिए तब छूइए। और ख़ास तौर से पैर में जूते आपके ज़रूर होने चाहिए, यानी कि आप आइसोलेट ज़रूर हों। और एक बात का ध्यान रखिए कि किसी भी मशीन पर अगर आप जा रहे हैं काम करने, तो सबसे पहले तो आपको मशीन को छूना नहीं है। टेस्टर जेब में हमेशा रखिए, उस टेस्टर से ऐसे मशीन पे लगाइए। अगर मशीन में अवांछित विद्युत धारा का प्रवाह नहीं हो रहा है तब आप उस मशीन पे हाथ लगाइए, अन्यथा पहले चेक कर लीजिए। कई बार ऐसी गलतियां होती हैं, तार वगैरह जो होते हैं ना, समय के साथ पुराने होते जाते हैं, लोग बदलते नहीं हैं, उनका जो इंसुलेशन होता है वो चिटक जाता है, ख़राब हो जाता है, झटके वगैरह लग करके जो है वाइब्रेशन वगैरह से वो सब निकल जाता है, कहीं बॉडी से टच होने लगता है, फिर उसके बाद हमको झटका मार देता है और हम लोग सोचते हैं यार कुछ तो हुआ नहीं, इसमें दिक्कत। या कभी कभी ऐसा भी होता है चूहे भी काट देते हैं, उसकी वजह से भी दिक्कत हो जाती है। तो मशीन अगर रनिंग में है तो आपको बिल्कुल टच नहीं करना है, नंगे हाथ से टेस्टर लगा के छू लीजिए पहले। और पैरों में जूते जरूर होना चाहिए, कोशिश करिए अगर ग्लव्स मिल जाए तो ग्लव्स पहन के काम करिए। चलिए इसके बाद है वैद्युतिक कार्यशाला में कार्य करने वाले व्यक्तियों को अपने साथ साथ अन्य लोगों एवं मशीनरी की भी सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए। यानी कि वर्कशॉप में जो वर्कर है उसे अपने साथ साथ दूसरों की भी सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए। तो ये तो पहले ही बताया जा चुका है, अपनी सुरक्षा करो, मशीन की सुरक्षा करो, कार्यखंड की सुरक्षा करो, दूसरे लोगों की भी सुरक्षा करो कि हमारी वजह से या हमारी किसी मिस्टेक की वजह से दूसरे को चोट ना लग जाए। नेक्स्ट पॉइंट,
पॉइंट नंबर 5, कार्यशाला में विद्युत प्लगों, सॉकेटों, उपकरणों इत्यादि को गीले हाथों से ना ही स्पर्श करना चाहिए और ना ही उसकी मरम्मत करना चाहिए। तो गीले हाथ से तो वैसे भी कोई चीज़ नहीं छूना चाहिए, बताने की इसमें कोई ज़रूरत नहीं, कोई मूर्ख नहीं है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आगे अगला 6वां पॉइंट, मेंस पावर सप्लाई से तारों को संयोजित करते समय उनकी विशिष्टताओं यानी कि स्पेसिफिकेशन को ध्यान में रखना चाहिए। इस पॉइंट को थोड़ा सा लिखूंगा, स्पेसिफिकेशन बोला ना, SPECIFI, स्पेसिफिकेशन FICATION, स्पेसिफिकेशन, इसका हिंदी हो गया क्या, विशिष्टताओं, विशिष्टताओं, ठीक है, इसका हिंदी हो गया विशिष्टताओं। तो ये क्या आप कह रहे हैं कि मेंस पावर सप्लाई से तारों को संयोजित करते समय उनकी स्पेसिफिकेशन को ध्यान में रखना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि मेन पावर सप्लाई से जब आप तार को जोड़ रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखिए कि लोड कितना है, लोड के अकॉर्डिंग मोटा या पतला तार आप जैसा ज़रूरत है लगाइए। ऐसा ना हो कि लोड ज़्यादा हो, आपने जो है पतला तार लगा दिया तो क्या होगा, तार जल जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, चिपक जाएंगे आपस में, ठीक है, ये प्रॉब्लम होगी। दूसरा ध्यान क्या रखना है कि जो मेंस सप्लाई का ऑन ऑफ स्विच होता है जिसे हम चेंज ओवर स्विच बोलते हैं, चेंज ओवर स्विच हो या TPN हो या फिर MCB हो तो उचित रेटिंग की होनी चाहिए। जैसे कहने का मतलब कि आपके कार्यशाला में या आपकी मशीन के पास जो है, आपकी मशीन की करंट रेटिंग कैपेसिटी मान लेते हैं हम 50 एम्पियर है और उस पर आपने 35 एम्पियर का MCB लगा दिया है तो कहाँ चलेगा। जैसे मशीन ऑन करेंगे लोड पड़ेगा उस पर, MCB ट्रिप कर जाएगी। तो ये सब स्पेसिफिकेशन का मेंस पावर सप्लाई से जोड़ते समय ये सब स्पेसिफिकेशन का आपको ध्यान रखना है, अंडर रेटिंग नहीं लगाना है, कोई भी इक्विपमेंट अंडर रेटिंग नहीं लगाना है। और ध्यान रखना है कि जो कलर कोडिंग होता है वायर का RYB, एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, ध्यान दे लीजिए, तीनों फेजों का जो कलर होता है वो होता है RYB, ये 3 फेज होते हैं, ठीक है, रेड और येलो और हमारे साथ बोलते जाइए, रेड, येलो और ब्लू। और इसके बाद अच्छा 3 फेज हो गए। अब बताइए न्यूट्रल के लिए कौन सा कलर यूज किया जाएगा, न्यूट्रल के लिए हम यूज करेंगे ब्लैक। अच्छा, इसके बाद फिर आएगा एक तार और लगता है, वो होता है अर्थिंग का। अर्थिंग के लिए कौन सा यूज करेंगे, अर्थिंग के लिए ग्रीन तार यूज करेंगे, GREEN, ग्रीन, ठीक। तो ये सब स्पेसिफिकेशन ध्यान में रखिए स्विच बोर्ड से जोड़ते समय, मेन स्विच बोर्ड से। और फ्यूज वगैरह अगर वहाँ लगा है तो फ्यूज का भी ध्यान रखिए कि अंडर रेटिंग फ्यूज नहीं होना चाहिए। और दूसरी चीज़, लोग क्या करते हैं, तार छीलते हैं, तार को कट करेंगे, थोड़ा सा छीलेंगे, छील करके वही तार बांध देते हैं, वो फ्यूज नहीं है भाई, फ्यूज अलग मटेरियल का बना होता है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 7, प्रशिक्षु को मेंस से संयोजित सभी उपकरणों को उचित परास एवं मानक सॉकेट आउटलेटों में ही लगाकर प्रचालित करना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि जो आप प्लग टॉप वगैरह लगा रहे हैं वह जो है मानक के अनुसार उसके रेटिंग होना चाहिए। कहने का मतलब जैसे सॉकेट है, अगर सॉकेट देखो, सॉकेट 2 प्रकार की आती है, सॉकेट समझ रहे होंगे ना, जिसमें हम लोग जो है प्लग लगाते हैं उसे सॉकेट बोलते हैं। सॉकेट 2 होती है, एक लाइट सॉकेट होती है और एक पावर सॉकेट होती है। लाइट सॉकेट और एक होती है पावर सॉकेट। ठीक है, लाइट सॉकेट आपकी जो है वो 5 से 6 एम्पियर तक की होती है और जो पावर सॉकेट होती है आपकी ये 15 से 16 एम्पियर तक की होती है। तब जैसे हीटर वगैरह चलाना है, गीजर चलाना है, वॉशिंग मशीन चलाना है, फ्रिज चलाना है, कूलर चलाना है, तो ये सब जो है पावर सॉकेट में लगेगा।
और अब आजकल तो कुछ कूलर ऐसे भी आ रहे हैं जो कम रेटिंग, कम एम्पियर लेते हैं, 4-5 एम्पियर ज़्यादा से ज़्यादा लेते हैं, तो उनको लाइट सॉकेट पे भी चला सकते हैं। लेकिन जिनका रेटिंग ज़्यादा होगा उनको पावर सॉकेट पे चलाना है। तो ये यही बात कह रहा है पॉइंट नंबर 7 में कि उचित परास, एक वर्ड लिखा है कि मेंस से संयोजित सभी उपकरणों को उचित परास का मतलब क्या हुआ, इस लाइन का मतलब समझिए, उचित परास। ठीक है, उचित का मतलब तो समझ में आ रहा होगा, परास का मतलब होता है अंग्रेजी में रेंज, RANGE, इसी की बात किया जा रहा है। उचित रेंज आप समझ गए होंगे ना, जैसे कि आपको हीटर लगाना है तो आप इसकी रेंज का जो सॉकेट होगा उसी में आप लगाएंगे, 15 से 16 एम्पियर वाले में। ऐसा नहीं कि लाइट सॉकेट पर लगा देंगे। तो उचित रेंज यानी कि उचित परास वाले उपकरण का प्रयोग करना है आपको। और प्लग जैसे है, तो अब हीटर है या फ्रिज है तो उन सबों में क्या करना है, नॉर्मल लाइट प्लग नहीं लगाना है, पावर प्लग लगाना है। ठीक, चलिए पॉइंट नंबर 1, कार्यशाला में विद्युत संबंधी कोई खराबी होने पर कारीगर को चाहिए कि वह इसकी सूचना अपने बड़े अधिकारी को दें। कोई इलेक्ट्रिकल फॉल्ट अगर होता है तो ज़्यादा कलाकारी अपने से जाके दिखाने से पहले जो है आप अपने अधिकारी को बता दीजिए, नहीं तो आप उल्टा दोषी सिद्ध हो जाएंगे कि आपने हमसे क्यों नहीं पूछा। आप गए कोई काम करने, कोई दुर्घटना हो गई, कोई गलती हो गई, मशीन में कोई प्रॉब्लम और हो गई, आपने अपने अधिकारी को सूचित नहीं किया, उसकी जानकारी में होना चाहिए। हो सकता है वो कुछ और तरीका, मेथड, कुछ सही तरह से कोई चीज़ आपको बताए, तो बिना उसको बताए आप चले गए अपने आप से, तो ये वाला काम नहीं करना है। सर्वप्रथम अपने अधिकारी को, आप अपने बॉस को, जिसको आप रिपोर्टिंग करते हैं, उसको बता दीजिए कि सर ये प्रॉब्लम है। अगर बोलता है जाओ देख लो तो जाओ, ठीक है, या कुछ और भेजता है आपको, कुछ इंस्ट्रक्शन देता है तो वो इंस्ट्रक्शन फॉलो करते हुए आपको देखना है इस फॉल्ट को। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 9, अल्प ज्ञान के आधार पर विद्युत संबंधी कोई खराबी कभी भी स्वयं ठीक करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यह जानलेवा हो सकती है। भाई आपके पास नॉलेज की कमी है, कोई मशीन के बारे में पूरी जानकारी नहीं है और आप क्या कर रहे हैं, आप उसको ठीक करने चले गए, तो वह क्या हो सकता है, दुर्घटना हो सकती है, जानलेवा हो सकती है। तार जोड़ना सबको आता है ना, सब लोग जोड़ लोगे। अभी घरों में तो 220 की लाइन होती है, बस क्या किया, छिले तार मारे, जोड़ ऐसे ऐंठे, उसके बाद टेप मारे, हो गया। अभी मैं कह दूं बड़ी केबल जोड़ना है, मोटी केबल, इतनी मोटी केबल जोड़ना है, उसमें जॉइंट मारना, कैसे करोगे, फिर कठिन काम हो जाएगा, फिर आपको तरीका नहीं पता कैसे किया जाएगा। या हमने कह दिया पावर केबल जोड़ना है, HT लाइन वाली केबल जोड़ना है, तो HT लाइन वाली कैसे जोड़ोगे, उसका तरीका ही अलग है, तो बताएंगे आगे के क्लासों में। तो HT वगैरह की लाइन का केबल जोड़ने का तरीका ही बिल्कुल अलग है। तो ये सब जो है, जैसे आप नहीं जान रहे हैं फिर भी कह रहे नहीं सर मैं तो जोड़ लूँगा, मत करिए, किसी एक्सपर्ट को साथ में लीजिए और उसके साथ फिर जाइए और काम करिए, सीखिए उसके साथ। पॉइंट नंबर 10, कार्यशाला में कार्य करने से पूर्व कार्यशाला संबंधी नियमों का अवलोकन कर लेना चाहिए। किसी भी फैक्ट्री में जब आप काम करने जाएं, देखो भाई फैक्ट्रियां जो है बहुत तरह की होती हैं, ठीक, अलग अलग फैक्ट्री में अलग अलग वर्क नेचर होता है। जहाँ जैसा वर्क नेचर हो उसी तरह का वहाँ पर अलग अलग दुर्घटना होने का नेचर रहता है। तो जहाँ जैसा वर्क नेचर हो और जैसी दुर्घटना होने की संभावना हो उसी तरह का सेफ्टी आप वहाँ पर फॉलो कर लीजिए। और तो हर वर्कशॉप में ये सब चीज़ें लिखी रहती हैं, इंडिकेशन बोर्ड लगे रहते हैं कि हाँ इस तरह की दुर्घटना हो सकती है, तो आप पहले से सावधानी बरत लीजिए और दुर्घटना होने से बचाव करिए। चलिए, तो ये हो गया कार्यशाला सुरक्षा, फैक्ट्री सेफ्टी। तो फैक्ट्री सेफ्टी के बारे में हर व्यक्ति को जानकारी होनी चाहिए, हर उस व्यक्ति को जो उस कार्यशाला में काम कर रहा है। चलो, तो ये हो गया। इसके बाद आता है सेफ्टी साइंस, ठीक है, सेफ्टी साइन यानी कि सुरक्षा चिन्ह। नेक्स्ट पॉइंट, हेडिंग आपकी जो है चेंज हो गई, सुरक्षा चिन्ह।
सेफ्टी साइंस, SIGNS, ठीक है, साइंस। तो 2 लाइन लिखा है, पहले पढ़ देता हूँ फिर समझाता हूँ। प्रशिक्षण काल में ही कारीगर को कारखानों में सुरक्षा के लिए उठाए गए विभिन्न कदमों, नियमों तथा उपायों की जानकारी दी जाती है। ठीक है, जब आपका ट्रेनिंग पीरियड चल रहा होता है, ट्रेनिंग पीरियड का मतलब जब आप ITI कर रहे होते हैं, उसी दौरान आपको ITI में भी वर्कशॉप होती है जहाँ पर आपका प्रैक्टिकल कराया जाता है। उस वर्कशॉप में तमाम तरह की मोटर रहती हैं, जनरेटर रहता है और ट्रांसफार्मर रहता है, तमाम टूल्स रहते हैं, सब चीज़ें आपको वहाँ सिखाई जाती हैं। वायरिंग वगैरह करना सिखाया जाता है, मशीनों का मेंटेनेंस करना सिखाया जाता है। तो एक तरह का छोटा मोटा वर्कशॉप होता है ITI में। तो यही बोल रहा है ये कि प्रशिक्षण काल में ही, ट्रेनिंग पीरियड में ही कारीगर को कारखानों में सुरक्षा के लिए उठाए गए कदमों, नियमों की जानकारी दे दी जाती है ट्रेनिंग पीरियड में ही। इसके बाद सुरक्षा की दृष्टि से विभिन्न मशीनों तथा कार्यशाला आदि की दीवारों पर विभिन्न निर्देश चिन्हों के रूप में लगाए जाते हैं। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि सुरक्षा संबंधी तमाम प्रकार के जो साइंस हैं वो दीवारों पर पेंटिंग करके बना दिया जाएगा या बोर्ड लगा दिया जाता है दीवारों पर। तो आइए देखते हैं कौन कौन से सुरक्षा चिन्ह होते हैं। 4 प्रकार के सुरक्षा चिन्ह होते हैं। ठीक है, पहला देखिए, पहला है आपका निषेधात्मक। निषेधात्मक, इसको अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? प्रोहिबिटिव। प्रोहिबिटिव, HIBITIVE, प्रोहिबिटिव मतलब निषेधात्मक। मतलब समझ में आ रहा है? थोड़ा ज़्यादा अच्छा हिंदी लिखा गया है तो कहाँ समझ में आएगा। प्रोहिबिटिव का मतलब हो गया, जैसे कहीं कहीं कोई कॉलोनी वगैरह में जाओ, सरकारी कॉलोनियाँ या कोई सरकारी ऑफिस वगैरह जाओ, तो वहाँ लिखा रहता है प्रवेश निषिद्ध, या लिखा रहता है आम आदमियों का, आम नागरिकों का प्रवेश निषिद्ध, या लिखा रहता है अंग्रेजी में प्रोहिबिटेड एरिया। तो मतलब आम आदमी, प्रोहिबिटेड का मतलब होता है निषिद्ध, यानी कि वहाँ पर आम आदमियों का जाना मना है, निषिद्ध है। तो वही है निषेधात्मक, प्रोहिबिटिव, यानी कि ये काम, इसके अंतर्गत जो जो साइन बने रहेंगे वो ये बताएंगे आपको कि ये काम आपको नहीं करना है, प्रोहिबिटिव है, ये काम प्रोहिबिटिव है, आपको करना ही नहीं है ये काम। अच्छा, दूसरा वाला साइन आता है अनिवार्य चिन्ह। अनिवार्य, अनिवार्य चिन्ह, इसको अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? मैंडेटोरी। देखो, जब कोई फार्म वार्म भरते रहते हो तो उस फार्म में जैसे कहीं पर लिखा रहेगा पिता का नाम, लिखा रहता है ना फार्म वार्म में, पिता, तो उसका नाम लिखा रहेगा पिता का। तो यहीं से पहले ऐसे बना रहेगा, स्टार मार्क ऐसे बना रहेगा लाल लाल कलर में ना। ये कौन सा साइन होता है? मैंडेटोरी साइन है। मैंडेटोरी साइन का मतलब पिता का नाम आपको भरना ही भरना है। जब तक पिता का नाम आप नहीं भरेंगे तब तक फार्म सबमिट नहीं होगा। तो जिस कॉलम के सामने स्टार मार्क बना है, यानी कि मैंडेटोरी साइन बना हुआ है, फिर वो काम आपको करना ही करना है, नहीं तो फॉर्म आपका सबमिट नहीं होगा। तो वही काम है यहाँ पर, अनिवार्य चिन्ह यानी कि मैंडेटोरी साइन, MANDATORYSIGNS, मैंडेटोरी साइंस। चलो, 2 हो गया। तीसरा हो गया आपका चेतावनी। तो मतलब कहने का ध्यान देना दो, इसमें निषेधात्मक में क्या है कि आपको निषेधात्मक वाले जो चिन्ह बने होंगे कार्यशाला में, वो ये बताएंगे कि आपको ये काम नहीं करना है। और अनिवार्य चिन्ह, मैंडेटरी साइंस जो हैं, वो बताएंगे आपको ये काम करना ही करना है। तीसरा वाला देखिए कौन सा है, क्या बता रहा है। तीसरा वाला बताएगा चेतावनी चिन्ह। चेतावनी यानी कि वार्निंग साइंस। वार्निंग साइंस,
यानी कि ये क्या करेंगे, ये चेतावनी देंगे आपको, अलर्ट रहिए। जैसे रेलवे स्टेशन वगैरह जाइए तो क्या लगा रहता है, या कोई ट्रांसफार्मर वगैरह के बगल में जाइए तो क्या लिखा है, ऐसे बोर्ड बना रहेगा और एक कंकाल बना रहेगा, लिखा रहेगा डेंजर, खतरा, 440 वोल्ट, 25,000 वोल्ट, 1,32,000 वोल्ट, ऐसे रहता है ना। तो वो चेतावनी है, यानी कि आपको अलर्ट किया जा रहा है। चलिए पॉइंट नंबर 4, सूचनात्मक। सूचनात्मक इंफॉर्मेटिव साइंस। इंफॉर्मेटिव साइंस यानी कि इन चिन्हों के द्वारा आपको सूचना दी जाएगी कि यहाँ पेयजल है, यहाँ क्या है, एम्बुलेंस यहाँ रहती है, मेडिकल सुविधा यहाँ है, और इधर हाथ धुलने की व्यवस्था है, वहाँ पर जो है फर्स्ट एड रखा हुआ है, इस साइड में टॉयलेट है, इस साइड में ऑफिसेज हैं, प्रशासनिक भवन हैं, इस तरह के जो है सूचनात्मक चिन्ह रहते हैं। तो चलो एक एक शुरू करते हैं और एक एक का अध्ययन करते हैं। चलो पहला वाला साइन है निषेधात्मक चिन्ह, प्रोहिबिटिव साइंस। ये पहला वाला पे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। प्रोहिबिटिव साइंस तो क्या है, प्रोहिबिटिव साइंस में जो मैंने बताया वही बता रहा है, पहली लाइन में ही बता रहा है, इन चिन्हों के द्वारा विशेष प्रकार के कार्य करने को मना यानी कि निषिद्ध किया जाता है। इन चिन्हों के द्वारा विशेष प्रकार के कार्य करने को निषिद्ध किया जाता है, मना किया जाता है, भाई ये कार्य आपको नहीं करना है, ये गलती नहीं करना है। ठीक है, तो अब इनका जो कलर कैसा होता है, तो ये है कि वृत्त के आकार के ये चिन्ह, लाल रंग का बॉर्डर और लाल रंग का क्रॉस बार और सफ़ेद बैकग्राउंड पर काली आकृति द्वारा बनाया जाता है। कहने का मतलब ये है कि ये ऐसे एक सर्कल रहेगा, इसका बैकग्राउंड रहेगा सफ़ेद, ये पूरा सफ़ेद रंग से रंगा रहेगा, इसका जो बॉर्डर एरिया रहेगा ये बॉर्डर, ठीक है, ये बॉर्डर एरिया लाल रंग से रंग दिया जाएगा, ऐसे बॉर्डर बना दिया जाएगा। इसमें एक आध क्रॉस पट्टी उट्टी रहेगी तो वो भी लाल रंग से बन रहेगी। ठीक है, अब काले से इस पर साइन बनाया जाएगा, काले रंग से। सफ़ेद बैकग्राउंड, ये बैकग्राउंड क्या रहेगा, सफ़ेद, और ये क्या रहेगा, जो बॉर्डर है ये रहेगा लाल, और ये जो क्रॉस पट्टी बनी हुई है ये भी रहेगी आपकी लाल। ठीक है, और उसके बाद जो साइन यहाँ पर बनेगा वो साइन रहेगा काले से। चलो एक एक को आपको दिखाता चलता हूँ और समझाता चलता हूँ। तो यहाँ पर आगे दिया गया है निषेधात्मक चिन्ह का कुछ उदाहरण दिया गया है, उसको देखिए। मैं फोटो दिखाता हूँ, बताता चलता हूँ आपको। तब देखिए ये पहला साइन आपके सामने है, ये कौन सा है साइन, डू नॉट रन, यानी कि दौड़ो मत। कुछ एरिया ऐसे होते हैं जहाँ पर बताया जाता है कि यहाँ दौड़ना मना है, डेंजर एरिया है, दौड़ना नहीं है, यानी कि डू नॉट रन। तो एक मिनट बताइए इसको। निषेधात्मक में जो आपके बुक में ना 3 3 6 साइन दिए गए हैं। तो पहला डू नॉट रन हमने दिखा दिया, दूसरा है नो स्मोकिंग, नो स्मोकिंग, और तीसरा है नो नेक्ड फ्लेम्स, नो नेक्ड फ्लेम्स। एक एक के बारे में समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ। इसके बाद देख लीजिए पहले कौन कौन सा है, फिर बता रहा हूँ। इसके बाद है साइक्लिंग प्रोहिबिटेड, CYCLING, साइक्लिंग प्रोहिबिटेड, PROHIBITED, साइक्लिंग प्रोहिबिटेड। अगला साइन है नो डर्टी क्लॉथ्स, नो डर्टी
क्लास, CLOTHES। इसके बाद है नो पेडेस्ट्रियन, नो पेडेस्ट्रियन, PEDESTRIAN, नो पेडेस्ट्रियन। अब सबका मतलब समझ लो पहले, फिर साइन दिखाता चलता हूँ। नो स्मोकिंग का मतलब तो जानते हो, धूम्रपान मत करो, ठीक। अगला है नो नेक्ड फ्लेम्स, मतलब नंगी लौ मत जलाओ, जैसे तिली जला के ऐसे बदमाशी करते रहते हो, तो वो नहीं करना है। साइकिलिंग प्रोहिबिटेड का मतलब साइकिल चलाना निषिद्ध है इस एरिया में। नो डर्टी क्लास, गंदे कपड़े नहीं पहन के रखना है। नो पेडेस्ट्रियन मतलब पेडेस्ट्रियन, नो पेडेस्ट्रियन का मतलब हुआ कि जो है पैदल नहीं चलना है यहाँ पर, ठीक है। तो जो जहाँ पर जो चीज़ रोका जाए वहाँ पर करना है, इसीलिए ये कौन सा साइन पढ़ रहे हो, प्रोहिबिटेड साइंस, यानी कि ये काम करना निषिद्ध है। तो चलिए एक एक साइन को दिखा दूं आपको। ये देखिए, तो ये पहला वाला कौन सा था, डू नॉट रन, उसको हमने लिखा नहीं है, ठीक है। दूसरा वाला देखिए, दूसरा वाला है ये क्या है, सिगरेट है, सिगरेट है और धुआं उठ रहा है, माने कि नो स्मोकिंग। और ये साइन देखिए सब बने कैसे हैं, जैसे मैंने बताया कि सफ़ेद का बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड सफ़ेद है, उसके बाद क्या है, इसका जो बॉर्डर है वो बॉर्डर आपका लाल है, ये जो क्रॉस पट्टी है वो भी लाल है। तो सफ़ेद बैकग्राउंड, लाल बॉर्डर, लाल क्रॉस पट्टी पर काले रंग से चिन्ह बनाया गया है। कौन सा चिन्ह, कि सिगरेट का धुआं, यानी कि ये काम आपको नहीं करना, सिगरेट नहीं पीना है। तो ये ध्यान में रखिएगा आपको कि जो प्रोहिबिटेड साइंस होते हैं वो उनका बैकग्राउंड वगैरह किस कलर का होता है। कई बार एग्जाम में पूछ लिया है, तो याद रखिएगा कि सफ़ेद रंग का बैकग्राउंड, उस पर लाल रंग का जो है बॉर्डर, लाल रंग की क्रॉस पट्टी और सफ़ेद काले कलर से उस पर साइन बनेगा, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला साइन, अगला है नो नेक्ड फ्लेम्स, मतलब कोई नंगी ज्वाला ना जलाओ, आग ऐसे नंगे में ना जलाओ, ठीक है। अच्छा, तो उसके बाद वाला है साइकिलिंग प्रोहिबिटेड, साइकिल नहीं चलाना है, एक ये भी है नंगी ज्वाला का। चलो साइकिलिंग प्रोहिबिटेड, देखो यानी कि ये साइन बना हुआ है, इसमें वो ये ना सफ़ेद रंग का बॉर्डर, सफ़ेद रंग का बैकग्राउंड, बैकग्राउंड को हिंदी में बोला जाता है पृष्ठभूमि, अभी लिख दूंगा पृष्ठभूमि, बैकग्राउंड को हिंदी में पृष्ठभूमि बोला जाएगा। तो सफ़ेद रंग का पृष्ठभूमि, लाल रंग का बॉर्डर, लाल रंग की क्रॉस पट्टी, उस पर काले रंग से साइकिल बना दी गई है, काले रंग से चिन्ह बना दिया गया है। तो प्रोहिबिटेड साइंस ऐसे ही बनाए जाएंगे, आप याद कर लीजिए। इसके बाद है नो डर्टी क्लास, यानी कि गंदे कपड़े नहीं पहनना है। ये देखिए आप अपनी बुक में भी देख लीजिएगा, ये सब साइंस हमने जो डाउनलोड किया है आपको दिखा दे रहे हैं, क्योंकि कलरफुल है। आपकी बुक में ना कलरफुल साइंस नहीं है, तो फिर ये बॉर्डर लाल है कि काला है आपको समझ में नहीं आता, इसलिए हमने जो डाउनलोड कर लिया। चलो उसके बाद है नो पेडेस्ट्रियन, मतलब नो पेडेस्ट्रियन का हमने डाउनलोड नहीं किया है, आप समझ लेना कि उसमें जो है पैदल पार नहीं करना है, कोई स्थान है उसको पैदल पार नहीं करना, वहाँ कोई खतरा है, इसलिए आपको कोई गाड़ी से जाना है या उस रास्ते से जाना ही नहीं है, या कोई लिफ्ट में बैठ के जाना है। तो इस तरह के जो साइन होते हैं वो आपके आएंगे नो पेडेस्ट्रियन में। चलो तब इसके बाद जो है इसके बाद सेकंड वाला साइन बनेगा मैंडेटोरी साइंस, यानी कि अनिवार्य चिन्ह। तो ऐसे ऐसे साइंस मतलब जिनको करना ही करना है। इसको और देख लेते हैं मैंडेटोरी साइंस को, फिर इस क्लास को ओवर करते हैं, नहीं तो लंबी क्लास हो जाएगी, फिर आप लोग ना कहोगे बहुत लंबा वीडियो है, फिर देखने का मन नहीं कर रहा है, बोरिंग फील होगा आपको, ठीक। तो एक साइन और कवर कर लीजिए, दूसरा वाला। पहला आपने कौन सा पढ़ा, प्रोहिबिटिव, अब दूसरा कौन सा पढ़ेंगे, दूसरा कौन सा, अनिवार्य, यानी कि मैंडेटोरी साइंस, अनिवार्य चिन्ह। MANDA,
TORY, मैंडेटरी साइंस, अनिवार्य चिन्ह। अब अनिवार्य चिन्हों में क्या बताया जाएगा, इनमें यह बताया जाएगा कि आपको ये काम करना ही करना है, बिना यह काम किए आपको प्रयोगशाला में रहना ही नहीं है। चलिए, तो पॉइंट नंबर 1 लिखा है, इन चिन्हों के द्वारा कारीगरों को सुरक्षात्मक निर्देश दिए जाते हैं और कारीगर सहजता से इन संकेतों को समझ लेते हैं। यानी कि कारीगरों को सुरक्षा संबंधी कुछ निर्देश दिए जाते हैं। ऐसे मशीन के बगल कार्यशाला में चलते समय दीवार उवाल पे कहीं ना कहीं साइन बना रहेगा, तो उसको कारीगर देख करके आराम से समझ जाएगा क्या कहना चाह रहा है। अच्छा, पॉइंट नंबर 2 है कि ये संकेत नीली पृष्ठभूमि पर सफ़ेद संकेत द्वारा वृत्त के आकार में बने होते हैं। यानी कि इनका बैकग्राउंड नीला होता है, सर्कल में ये भी होते हैं, ये भी सर्कल में होते हैं, ठीक है। इनका बैकग्राउंड जो उसमें सफ़ेद हो रहा था, इसमें बैकग्राउंड आपका जो है नीला रहेगा। नीला बैकग्राउंड, नीला पर क्या करना है, सफ़ेद रंग से चिन्ह बना होगा, जो भी साइन बना होगा सफ़ेद रंग से बना होगा। चलो अभी देखोगे एक आध साइन तो अपने आप समझ में आ जाएगा। तो लिखा हुआ है, जैसे कुछ अनिवार्य चिन्ह जो है दिखाए गए हैं, मैं 1-2 का नाम लिख दे रहा हूँ। तो उसका साइन दिखा देता हूँ आपको। चलो, पहला है बियर हेड प्रोटेक्शन, बियर हेड प्रोटेक्शन, यानी कि सर की सुरक्षा के लिए आप पहनिए। क्या पहनोगे, देखो अभी हेलमेट पहनोगे और क्या पहनोगे, उसका साइन कैसे होता है अभी दिखाता हूँ। 3-4 लिख लेता हूँ पहले। दूसरा है बियर आई प्रोटेक्शन, ये ऐसे रहेगा, बियर, यहाँ हेड की जगह हमने लिख दिया आई प्रोटेक्शन, ऐसे रहेगा। इसके बाद है बियर ईयर प्रोटेक्शन, ये ईयर, EAR, ईयर का मतलब हो गया कान, दूसरा ईयर का मतलब होता है साल, YEAR। अच्छा, इसके बाद है बियर फूट प्रोटेक्शन, बियर फूट, FOOT, फूट प्रोटेक्शन। अगला है फूट प्रोटेक्शन के बाद कहाँ गया, हाँ यह है बियर हैंड प्रोटेक्शन, बियर हैंड प्रोटेक्शन, यानी कि हाथ की सुरक्षा के लिए। इसके बाद अगला है बियर रेस्पिरेटर, बियर रेस्पिरेटर, यानी कि श्वसन संबंधी चीज़ों को क्या करो, पहनो। थोड़ा डिस्टर्ब कर रहे हैं लोग गाड़ी ले आकर के, चलो कोई नहीं। तो बियर रेस्पिरेटर, रेस्पिरेटर का मतलब होता है श्वसन संबंधी चीज़ों को सुरक्षित करने के लिए क्या पहनोगे, मास्क। जैसे कोई कार्यशाला ऐसी होती है ना, बहुत पॉल्यूशन होता है वहाँ पर, तो वहाँ पर मास्क पहनना है। इसके बाद है, चलो इतने के साइन देख लो, इनके साइंस देख लो, फिर आगे बताता हूँ। चलो, बियर हेड प्रोटेक्शन, देखो ये देखो, ये क्या है, बियर हेड प्रोटेक्शन, यानी कि हेलमेट लगाना है, ठीक है। पहले वाले का हो गया। दूसरा है, इसमें समझ भी लीजिए, देखिए बैकग्राउंड कैसा है, नीला बैकग्राउंड है। नीले बैकग्राउंड मतलब पहले तो सर्कल में है, जो प्रोहिबिटिव साइंस था वो भी सर्कल में था, जो मैंडेटरी साइन है वो भी सर्कल में है, ठीक। और उसमें बैकग्राउंड सफ़ेद था, बॉर्डर लाल था, क्रॉस पट्टी लाल थी, काले रंग से बनाया जाता था। इसमें क्या है कि आपका पूरा एक सर्कल रहेगा, सर्कल पूरा नीले कलर से रहेगा, उस पर सफ़ेद रंग से जो है साइन बना होगा। चलो, दूसरा क्या है, बियर आई प्रोटेक्शन, यानी कि आंखों की सुरक्षा के लिए क्या करना, चश्मे पहनना है, ठीक है। बिल्डिंग वगैरह होती है तो अक्सर आंखों में लाइट लग जाती है लोगों की, तो आंख से पानी आने लगता है, आंख लाल हो जाती है, तो वहाँ पर जो है आपको आई प्रोटेक्शन करना है। इसके बाद अगला है बियर ईयर प्रोटेक्शन, यानी कि कान जो हैं उनको सुरक्षा देना है, यानी कि बहुत ज़्यादा साउंड वगैरह अगर हो रहा है या बहुत
ठंडे उंडे एरिया में भी हैं अगर, तो वहाँ पर कानों में ठंडी हवा ना जाए या फिर बहुत ऊंची आवाज़ ना जाए, नहीं तो हमारा जो है कान सुनने लायक नहीं रह जाएगा। अच्छा, अगला है, ये क्या दिख रहा है, पैर दिख रहा है ना, फुट, पैर। तो ये पैरों की सुरक्षा के लिए क्या करना है, जूते पहनना है, यानी क्या आ गया फुट प्रोटेक्शन में। फिर आएगा बियर, हैंड प्रोटेक्शन। देखिए हैंड प्रोटेक्शन में क्या है, ग्लव्स दिखाए गए हैं, ये ग्लव्स आपको जो है पहन लेना है, फिर काम करना है। ऐसे हाथ गंदा भी नहीं होगा, चोट वोट भी नहीं लगेगी, बिजली का काम कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिक शॉक से भी बचेंगे। अगला है देखो रेस्पिरेटर, ठीक, आगे देखो ये छेद 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 से बने हैं ना, ये रेस्पिरेटर है, श्वसन क्रिया के लिए इनको, यानी कि एक तरह का मास्क आप समझिए है। तो चलो, तो ये हो गए आपके मैंडेटरी साइंस, अनिवार्य चिन्ह। तो चलो इस क्लास को यहीं ओवर करते हैं, नहीं तो हो जाएगी बड़ी लंबी क्लास, 40-42 मिनट की क्लास हो गई है, फिर आपको बोरिंग फील होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, अपने नए मित्रों नए यार दोस्तों के पास वीडियो के चैनल के लिंक को पहुंचाएं, ताकि हमारा भी कुछ सब्सक्राइबर बढ़े। अब हाथ तो लगभग ठीक हो गया है, उम्मीद है कि ये देखिए इसे ये उंगली भी थोड़ी सी बची है, तो कोशिश करेंगे कि क्लासेज जब आपको रेगुलर हम देंगे। चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, बेस्ट ऑफ लक।